Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is roots of drug administration. रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है फार्माकोलॉजी के पहले यूनिट का, दैट इज द इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। और इंतहाई अहम टॉपिक है बिकॉज इसमें से एक अक्सर औकात जो है वो प्रॉफ में क्वेश्चन आता होता है, जिसमें पूछा जा सकता है कि एक सिनारियो आपको दिया जा सकता है कि इस पर्टिकुलर सिनारियो में कौन सा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पॉसिबली हेल्पफुल हो सकता है, या फिर आपसे कंपेयर एंड कंट्रास्ट पूछा जा सकता है कि दो रूट्स को कंपेयर करें और दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को कंपेयर करें आपस में। या फिर सिंपली आपसे ये पूछा जा सकता है कि हम ये ड्रग जो है वो इस स्पेसिफिक रूट से देना चाह रहे हैं, तो क्या ये रूट जो है वो इसके लिए फायदेमंद रहेगा, अगर हाँ तो इसके एडवांटेजेस लिखिए या इसके डिसएडवांटेजेस लिखिए। कोई भी ड्रग जो होता है वो बॉडी के अंदर एंटर किस तरह से होगा, वो इन्हीं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू आप देख सकते हैं। अब उसके अंदर जो है वो आपकी एक पूरा एक ये जिसको कहते हैं कि एक ये पूरा एक ये सर्कल होता है, एक पूरा साइकिल होता है। ये ड्रग के बाद साइड बॉडी के अंदर आने के बाद, नंबर वन इट हैज़ टू बी अब्सॉर्ब्ड, ठीक है। फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि वो डिफरेंट टिश्यूज के अंदर, ब्लड के अंदर डिफरेंट, अगर कुछ जीआई के थ्रू भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उनका मेटाबॉलिज्म होता है, वो दे आर ब्रोकन डाउन और इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और जो उनके फैक्टर्स, जो उनमें चीज़ें नहीं रिक्वायर्ड होती उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है, जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उनको अब बॉडी के अंदर जो है वो आगे यूटिलाइज कर लेते हैं। फिर अल्टीमेटली दे आर एलिमिनेटेड, और एलिमिनेशन के बाद ये जरूरी नहीं होता कि इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे यूरिन या फीसिस के थ्रू जाएं। इसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क के अंदर भी एलिमिनेशन के प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, टेयर्स के अंदर आ सकते हैं, सलाइवा के अंदर आ सकते हैं। तो मल्टीपल बॉडी फ्लूइड्स के अंदर ये जो सिक्रीशंस होती हैं ये आ जाती हैं। किसी भी ड्रग का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ये बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर वन इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग। क्या वो ड्रग वाटर सॉल्युबल है या लिपिड सॉल्युबल है। अगर वो पानी में जाता है तो वो आयनाइज तो नहीं हो जाता, एच पॉजिटिव या ओएच नेगेटिव आयंस के साथ वो रिएक्ट करके अपने रिस्पेक्टिव आयंस में तो नहीं ब्रेक हो जाता, नंबर एक। नंबर दो, उसकी थेरेप्यूटिक आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आया आप चाह रहे हैं कि ड्रग देते साथ ही उसका असर आ जाए, ठीक है, या आप उसको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए यूज करना चाह रहे हैं कि वो बॉडी के अंदर मौजूद रहे, लेकिन थोड़े थोड़े अरसे के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लड स्ट्रीम में आता रहे। या फिर आप चाहते हैं कि जिस जगह के ऊपर कोई उस आपकी कोई कोई भी इशू है, फॉर एग्जांपल कोई टॉपिकल इशू है, स्किन के ऊपर इशू है, आप चाहते हैं कि उसी लोकल जगह के ऊपर, उसी साइट के ऊपर वो वहां पर स्टिक करे। तो ये आपके थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, और ये दूसरा सबसे बड़ा अहम फैक्टर है जो डिटर्मिन करता है कि आपने ड्रग देनी कैसे है। ये कुछ स्पेसिफिक रूट्स हैं जो कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसमें ओरल है, इसमें ट्रांसडर्मल, एपिड्यूरल, पररेक्टल, टॉपिकल, पारेंट्रल, ये तमाम रूट्स जो हैं वो इसके अंदर शो किए गए हैं। अब रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो ये रूट्स जो होते हैं हम इनको ब्रॉडली दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक एंटरल, एंटरल इज एनीथिंग परटेनिंग टू द जीआईटी, ठीक है, और पारेंट्रल जिसमें आप जीआईटी को कह लें कि बाईपास कर जाते हैं और आप डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो आपकी ड्रग है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। एंट्रल के अंदर ओरल ड्रग रूट आ जाती है, जिसमें आप थ्रू माउथ आप कोई भी टैबलेट, कैप्सूल, सिरप वो देते हैं। सबलिंगुअल जुबान के नीचे जब ड्रग या कैप्सूल जो है वो रखी जाती है। पारेंट्रल के अंदर इट कैन बी इंट्रामस्कुलर, जो पट्टे के अंदर इंजेक्शन लगता है, इंट्रावीनस जो डायरेक्ट खून की जो नाली होती है उसमें जाके लगता है, और सबकुटेनियस जो स्किन के थोड़ा सा नीचे लगता है। और इनकी भी कुछ आगे मजीद थोड़े से वेरिएशंस आते हैं पारेंट्रल ड्रग के अंदर, रूट्स के अंदर। दीगर जो रूट्स हैं उसके अंदर जी इनहेलेशनल रूट आ जाता है आपका, ठीक है, थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम। इंट्राथीकल या इंट्रावेंट्रिकुलर, इंट्राथीकल हम इसको मोस्टली कहेंगे कि जो आपके फॉर एग्जांपल आपके जो कह लीजिए कि जो आपके
वर्टिब्रल कॉलम है उसको बाईपास करते हुए आप किस तरीके से अपने वेंट्रिकल्स और जो आपके ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स हैं और जो आपका स्पाइनल कैनाल है उसके अंदर आप ड्रग इंट्रोड्यूस करवाते हैं। टॉपिकली स्किन के ऊपर, ट्रांसडर्मल भी ये स्किन के ऊपर ही होता है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। और पर रेक्टल दैट इज थ्रू द रेक्टम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओरल रूट की। ओरल रूट के अंदर जैसे कि नाम से पता लग रहा है द ड्रग हैज टू बी swallowed। अब दिस कैन बी कैप्सूल, दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड सिरप जो आम जुबान में हम लोग कहते हैं। इट कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड अंडर द टंग, ठीक है, सबलिंगुअली। और इसका फायदा क्या होता है कि दिस फैसिलिटेट्स या इट हेल्प्स डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो स्पेसिफिकली ये जो सबलिंगुअल रूट है इसका फायदा ये है कि ये डायरेक्टली आप ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। आप जीआई की जो कंडीशंस होती हैं, जैसे कुछ जगहों के ऊपर एसिडिक कंडीशंस हैं, कुछ के ऊपर अल्कलाइन कंडीशंस हैं, उनको आप बाईपास करते हुए, जीआई से बचाते हुए आप उसको डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में आप ड्रग इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। एडवांटेजेस, सबसे बड़ी एडवांटेज इसकी ये होती है कि इट्स द सेफेस्ट इन दिस सेंस कि खुदा ना खास्ता अगर कोई ओवरडोज हो गई है या गलत आपने टैबलेट खा लिया है तो यू कैन ऑलवेज इंड्यूस वॉमिटिंग, जिससे ये ड्रग बाहर आ जाती है। या स्टमक वॉश एक प्रोसीजर होता है कि जिसके अंदर स्टमक के जो कंटेंट्स होते हैं उनको हम ट्यूब के ज़रिए बाहर खींच लेते हैं। कॉमन है, आसान है मतलब देना। इसके अलावा सबसे सस्ता मेथड है, मतलब अगर आप देखें तो जो टैबलेट्स हैं उनकी प्राइस जो होती है इट कैन रेंज फ्रॉम 1 रुपी टू लाइक 2000 3000, जितने भी जो भी आपकी रिस्पेक्टिव मेडिकेशन रिक्वायर्ड है। तो इट्स गॉट अ वेरी ह्यूज विंडो ऑफ प्राइसेस, इजीली सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड। जाहिर है कि मतलब कोई बंदा अगर ट्रेंड नहीं भी है किसी भी तरीके से, अगर वो मेडिक, पैरामेडिक या डॉक्टर या नर्स नहीं भी है, तो भी वो खुद से भी अपने तौर पर ड्रग्स जो है वो ले सकता है। और अगर खुदा ना खास्ता इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ गई है तो आप हमेशा, आपके पास एंटीडोट्स दे आर ऑलवेज देयर, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे देयर, दे कैन बी हेल्पफुल। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप कोई ड्रग ओरल रूट के थ्रू देते हैं तो उसका जो पाथवे होता है एब्जॉर्प्शन का, दैट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। यू इंजेस्ट इट, आप उसको मुंह में रखते हैं, ठीक है, माउथ के अंदर नेचुरली आपको पता है थोड़े अल्कलाइन कंडीशंस होते हैं, ठीक है, लाइपेजेस होते हैं, सिलिब्री अमाइलेजेस होते हैं, मल्टीपल एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, या फूड हो सकता है। फिर उसके बाद वो इसोफेगस के थ्रू पास करता हुआ स्टमक में जाता है, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। फिर उसके बाद एंजाइम्स होते हैं स्टमक के अंदर भी, ठीक है। स्टमक से वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करने से पहले आपको पता है कि बाइल उसके ऊपर एक्ट करती है। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अपने एंजाइम्स होते हैं, एंटीरोकाइनेजेस, लाइपेजेस, मल्टीपल एंजाइम्स होते हैं वहाँ पर भी। तो इन सारी कंडीशंस को वो बर्दाश्त करते हुए ड्रग जो है वो मूव करता है। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। फिर इसके अलावा हमने स्टमक की बात की तो वहाँ पर चूंकि एसिडिक कंडीशंस हैं, लो गैस्ट्रिक पीएच जो है उससे कुछ ड्रग्स बाज़ औक़ात इनएक्टिव भी हो जाते हैं, ठीक है। फूड अगर किसी बंदे ने खाया हुआ है, खाना खाने से पहले गोली लेनी है, खाना खाने के बाद लेनी है, ये स्पेसिफिक कुछ टैबलेट्स के साथ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। तो द प्रेजेंस ऑफ फूड इज ऑलवेज अ सोर्स ऑफ कंसर्न फॉर ड्रग एब्जॉर्प्शन। और जो चौथी और जो सबसे अहम चीज़ है, दैट्स द फर्स्ट पास इफेक्ट, ठीक है। अब फर्स्ट पास इफेक्ट है क्या? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी इसको कहा जाता है, फर्स्ट पास इफेक्ट भी इसको कहा जाता है। आपने कोई चीज़ ओरली जो है वो बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई तो वो नेचुरली गट में चली जाएगी, ठीक है। गट में जब वो जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तो वहाँ पर एक हम लोग पढ़ते होते हैं कि हिपैटिक सर्कुलेशन है, ठीक है। हिपैटिक पोर्टल वेन स्मॉल इंटेस्टाइन से चीज़ें खींचकर सीधी लिवर में ले जाती है, जिसको हम पोर्टल सर्कुलेशन का नाम देते हैं। अब इस सर्कुलेशन के अंदर जितना भी आपका एब्जॉर्ब्ड आपका फूड है, इसमें प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मल्टीपल और न्यूट्रिशनल सोर्सेज हैं, वो सारे के सारे इस सर्कुलेशन के थ्रू लिवर के अंदर पहुंच जाते हैं। अब लिवर ने इनको मेटाबोलाइज करना है, डिटॉक्सिफाई करना है, ब्रेक डाउन करना है। उस सारे अमल से गुजारने के बाद ऑब्वियसली ड्रग एक जो होता है दैट इज फॉरेन एजेंट, और उसके ऊपर लिवर जो है वो थोड़ा सा अपना डिटॉक्सिफाइंग एक्शन भी करता है। उस सब के ऊपर, उस सब के अमल के गुजर जाने के बाद जो ड्रग बच जाती है, ओनली दैट इज पास्ड ऑन इनटू द सिस्टमिक
सर्कुलेशन, यानी कि वो दूसरी जो आपकी पूरी बॉडी की सर्कुलेशन है उसके इस सारे अमल के जो लिवर में हो रहे हैं उसके बाद वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर ड्रग चला जाता है। ठीक है, इसका यहाँ पे एक और भी डिसएडवांटेज नोट कर लीजिए कि अगर कोई ड्रग आपने ओरली देनी है और उसकी डोज जो आपको चाहिए इफेक्टिवली थेराप्यूटिक या आप जिस मकसद के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको सर दर्द है और आपको 20 मिलीग्राम, मिसाल दे रहा हूँ, 20 मिलीग्राम आपको पैनाडोल ब्लड के अंदर या उन रिसेप्टर्स के ऊपर चाहिए जिसके ऊपर पैनाडोल ने एक्ट करना है, तो आपको 120 मिलीग्राम आपको देनी पड़ेगी पैनाडोल। क्यों? क्योंकि यहाँ तक सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचती पहुंचती कुछ माउथ में घुल गई, कुछ इसोफेगस में थोड़ी ब्रेकडाउन हो गई, कुछ स्टमक में थोड़ी ब्रेकडाउन हो गई, कुछ इंटेस्टाइन में आती आती ब्रेकडाउन होगी, कुछ एब्जॉर्ब होने में, कुछ लिवर में डिटॉक्स हो गई, तो वो 120 से सिर्फ 20 मिलीग्राम जो है वो इफेक्टिव डोज उसकी बच जाएगी और वो आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी। इस सारे अमल को फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या फर्स्ट पास इफेक्ट का नाम दिया जाता है। यही वजह है कि जब भी आप कोई दवाई खाते हैं तो उसका असर जो होता है वो थोड़े अरसे के बाद आता है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस पे हमने बात कर ली। अब आते हैं सबलिंगुअल रूट के ऊपर। सबलिंगुअल रूट या सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन इज सिंपली व्हेन यू प्लेस द ड्रग अंडर द टंग। अंडर द टंग रखने का क्या फायदा होता है? अगर आप यहाँ पर थोड़ा गौर से देखो तो आपको ये कुछ कैपिलरीज नजर आएंगी। ठीक है, अंडर द टंग जब भी आप कोई ड्रग रखते हैं तो उसका मेन फायदा ये है कि इट अलाउज द ड्रग टू डिफ्यूज इनटू द कैपिलरी नेटवर्क एंड एंटर द सिस्टमिक सर्कुलेशन डायरेक्टली। पीछे हमने बात की ओरल रूट की कि जिसमें हमने कहा कि जीआई के हार्श कंडीशंस की वजह से बहुत सारी ड्रग जो है वो जाया हो जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने सबलिंगुअली रखने से आपने जितने भी जीआई के पॉसिबल इफेक्ट्स जो थे वो आपने एलिमिनेट कर दिए, उनको आपने बाईपास कर दिया और अल्टीमेटली आपने डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर आपने इंट्रोड्यूस करवा दी। ठीक है, दिस इज हाउ सबलिंगुअल रूट वर्क्स। अब इसके एडवांटेजेस में एक तो ऑब्वियसली इजी एडमिनिस्टर करना। आप किसी भी मरीज से कहें कि आप जुबान के नीचे गोली रख लें तो वो नेचुरली रख लेगा। एब्जॉर्प्शन बहुत रैपिड है, जितनी जल्दी एब्जॉर्ब होती है उतनी जल्दी उसका असर भी आता है। आपने जीआई के जो एसिडिक पीएच था, अल्कलाइन पीएच था, कहीं एंजाइम्स हैं, कहीं बैक्टीरिया हैं, उन सबको आपने बाईपास भी करवा दिया और मेनली आपने फर्स्ट पास इफेक्ट को भी आपने अवॉइड करवा दिया। जब डायरेक्ट ही सिस्टमिक सर्कुलेशन में बात चली गई तो आपका लिवर और जीआई बीच में से निकल गए। मैं पीछे जा रहा हूँ, अगर आप डायग्राम देखें तो लिवर ने इसको डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन, लिवर के बाद चीज़ें जो थी वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ रही थी। जब आपने फर्स्ट पास इफेक्ट आपने बाईपास कर दिया सबलिंगुअल रूट के थ्रू, तो डायरेक्ट आपने सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर ड्रग जो है वो भेज दी है। अब जो इसके एडवांटेजेस हैं सो तो हैं, इसके डिसएडवांटेजेस के अंदर ये है कि ये सिर्फ कुछ ड्रग्स के ऊपर ये रूट एप्लीकेबल होता है और उन कुछ ड्रग्स के अंदर भी स्मॉल डोजेस जो हैं उन तक ये लिमिटेड होता है। आप बहुत ज़्यादा बड़ी डोज नहीं दे सकते, आप पूरी पूरी ड्रिप जो है वो आप सिस्टमिक सर्कुलेशन ये इसके थ्रू नहीं दे सकते आप। ठीक है, और एट टाइम्स ऐसे होता है कि पेशेंट को चूंकि एंजाइटी या उसको थोड़ा एंक्शस होता है तो वो इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट सबलिंगुअल पीपल टेंड टू स्वॉलो द ड्रग। ठीक है, उससे ये होता है कि ये जो आपका ये जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है सबलिंगुअली, ये बाईपास होके फिर ओरल में चेंज हो जाता है। और ऐसा क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। हॉस्पिटल्स में जब मरीज आते हैं हम उनको कहते हैं कि जी आप जुबान के नीचे गोली रखें, तो वो रखते तो हैं लेकिन वो थोड़ी देर के बाद वो कहते हैं कि जी वो तो हमने निगल ली थी, हमने खा ली थी। इसका नुकसान कोई नहीं होता लेकिन जो आपका रूट है वो चेंज हो जाता है आपका। पारेंटल रूट्स के ऊपर आ जाते हैं। पारेंटल रूट्स अगर आप देखें तो तीन तरह के हैं, एक सबकुटेनियस है, इंट्रामस्कुलर हमने बात की थी, और इंट्रावीनस। इंट्रावीनस रूट सबसे पहले, इंट्रावीनस रूट का फायदा क्या है कि इसमें रैपिड इफेक्ट आता है। ठीक है, और जितना ड्रग आप बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, जितना ड्रग आप सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर चाहते हैं, उतना ही ड्रग आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जाता है। हमने पहले कहा था कि ओरल ड्रग के लिए हमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन देनी पड़ती है बिकॉज उसने फर्स्ट पास इफेक्ट को बाईपास, उसने फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू जाना होता है।
इसमें भी आप इंट्रावीनस के अंदर भी आप डायरेक्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर ड्रग डाल रहे हैं। अगर आपको 100 ग्राम चाहिए एक ड्रग का एक स्पेसिफिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने में, तो आप इंट्रावीनस रूट के थ्रू 100 ग्राम ही देते हैं। ठीक है, इसका ये सबसे बड़ा एडवांटेज है रैपिड इफेक्ट के बाद। ठीक है, इसके अलावा जो ड्रग्स आप ओरली नहीं दे सकते, इंसुलिन आप ओरली नहीं दे सकते, आप बहुत सारे एंटीबायोटिक्स ओरली नहीं दे सकते। ठीक है, व्हेन इंजेक्टेड एज अ बोलस, बोलस मींस कि फुल फॉर्म में आपने एक ड्रग पूरे का पूरा ही इंट्रावीनस रूट में आपने उतार दी है। वही वाली बात कि द फुल अमाउंट ऑफ ड्रग इज डिलीवर्ड टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन ऑलमोस्ट इमीडिएटली। जितना आपको अमाउंट चाहिए था एक स्पेसिफिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, आपने सारे का सारा ही थ्रू इंट्रावीनस रूट इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एडवांटेजियस फॉर ड्रग्स जो कि दूसरे किसी भी रूट से अगर आप देने की कोशिश करेंगे तो वहां पर स्पेसिफिक सिम्टम्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, एलर्जिक सिम्टम्स दे सकते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी देखने में आ सकती है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? एक दफ़ा अगर आपने टीका लगा दिया या एक दफ़ा अगर आपने डायरेक्ट इंट्रावीनस आपने कोई चीज़ दे दी, उसको पुल बैक करना, उसको निकालना, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, इसीलिए इंट्रावीनस ड्रग रूट जो है वो बिल्कुल फास्टेस्ट तो है और इसके अंदर आपकी अमाउंट ऑफ ड्रग भी कंट्रोल्ड है। लेकिन इफ़ थिंग्स गो रॉन्ग, फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्सपायर्ड आपने टीका लगा दिया या गलत टीका लगा दिया, तो फिर उसको कोई रिकॉल बैक मतलब उसको वापस खींचना वहां से इट्स इम्पॉसिबल। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर सेप्टिक कंडीशन, सेप्टिक ए सेप्टिक कंडीशन, आई एम सॉरी, अगर आप ए सेप्टिक कंडीशंस यानी कि ऐसी कंडीशंस जिनके अंदर आपने बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस मिनिमाइज कर दिए हैं, जो हम एक स्पिरिट स्वैब लगा देते हैं उस साइड के ऊपर जहां पर हमने इंजेक्शन देना होता है, अगर वो आपने प्रॉपरली फॉलो नहीं किए तो आप इन्फेक्शन भी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। अगर आपका नीडल गंदा है या अनस्टरलाइज्ड है या किसी गलत आदमी को गलत, आई एम सॉरी, किसी इन्फेक्टेड आदमी को लगा हुआ है, तो वो उसमें आप उसकी जो डिजीज है उसको एक हेल्दी बंदे के अंदर भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। रिएक्शंस हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, एंटीबायोटिक्स के बहुत ज़्यादा रिएक्शंस देखने में आते हैं। अगर कोई बंदा एंटीबायोटिक को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो उसके इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए जब भी एंटीबायोटिक इंट्रावीनस लगाई जाती है तो उससे पहले एक थोड़ी सी टेस्ट डोज दे दी जाती है जस्ट टू सी कि इस बंदे की बॉडी के अंदर इसके अगेंस्ट कोई एलर्जिक रिएक्शंस डेवलप होने के चांसेस तो नहीं है। और आपने जो इन्फ्यूजन का रेट है इट हैज़ टू बी कंट्रोल्ड, मतलब आपने एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर आपने इतनी ड्रग जो है वो बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करनी है। अगर आप उससे तेज़ कर देंगे तो उसके कुछ ख़राब इफ़ेक्ट्स भी जो हैं वो आ सकते हैं। सेकेंडली, दूसरा जो आपका पैरेंटल रूट है दैट इज इंट्रामस्कुलर। नाम से पता लग रहा है कि आप मसल के अंदर इंजेक्शन लगा रहे हैं आप। इसके अंदर इट इज़ यूजुअली इन एक्वस सॉल्यूशंस या डीबू प्रिपरेशंस के अंदर होता है। ये क्या होती हैं ये आगे चल के आपको पता चल जाएगा। डीबू प्रिपरेशंस ऑफन कंसिस्ट ऑफ अ सस्पेंशन ऑफ द ड्रग इन अ नॉन एक्वस व्हीकल। ठीक है, as the vehicle diffuses out of the muscle, the drug precipitates at the site of injection। यहाँ से जो ड्रग है वो स्लोली डिजोल्व होता हुआ एक सस्टेन डोज प्रोवाइड करता है आपको। इस डायग्राम को गौर से देखें, ये इंजेक्शन बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल के ऊपर स्किन को चीरता हुआ एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू से होता हुआ डायरेक्ट आपके मसल के अंदर जा रहा है। ठीक है, ये जो मिक्सचर है दिस कैन बी अ डीपू प्रिपरेशन। डीपू प्रिपरेशन से मतलब है कि इसके अंदर एक नॉन एक्वस मटेरियल या एक जिसको कहते हैं सॉल्वेंट कह लीजिए, उसके अंदर ड्रग को मिक्स किया गया। जब ये पूरा मिक्सचर जो है वो मसल के अंदर जाता है तो जो आपका डीपू है या जो आपका व्हीकल है वो मसल से डिफ्यूज आउट हो जाता है और ड्रग जो है वो उतनी जगह पर रह जाता है। फिर ये ड्रग स्लोली एंड ग्रेजुअली जो मसल की ब्लड सप्लाई है उसके थ्रू आपके बाकी बॉडी के अंदर जो है वो जाता है और अपना इफेक्ट देता है। याद रखिएगा दिस रूट इज स्लोअर देन इंट्रावीनस। जरूरी नहीं है कि हर ड्रग जो कि सिरिंज से इंजेक्शन से लग रहा हो, ये इंट्रावीनस था, वो उसका इफेक्ट भी तेज ही है, या आप मसल के अंदर इंट्रामस्कुलर लगा रहे हैं। अगर ड्रग वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है इंट्रामस्कुलर, आप उसको दे सकते हो। कुछ
ऑयली व्हीकल्स या कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जिनका कि आपको खदशा है कि इरिटेशन कॉज करेंगे, उसको भी आप इंट्रामस्कुलर दे सकते हो। और अगर एक ऐसा आदमी है कि जो कि ट्रेंड नहीं है इंट्रावीनस इंजेक्शंस लगाने में, या जो पैरामेडिक नहीं है या जो डॉक्टर नहीं है, तो उस बंदे के लिए इस रूट को फॉलो करना रिलेटिवली आसान है। मसल के अंदर कोई भी बंदा एक बेसिक नॉलेज के साथ टीका लगा सकता है। इंट्रावीनस के लिए यू नीड टू हैव एन एक्सपर्ट हैंड। डिसएडवांटेजेस में, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस आर एक्सट्रीमली पेनफुल, वेरी वेरी पेनफुल। और अगर नीचे कोई वेसल अगर आप रप्चर कर दें, या नीचे अगर कोई छोटी सी कोई भी अगर वेसल जा रही है और आप उसके अंदर नीडल प्लेस कर दें, तो इट कैन कॉज इंट्रामस्कुलर हेमरेज। इसीलिए जब भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है तो ये सिखाया जाता है कि आप जो सिरिंज है उसका प्लंजर, ये जो चीज़ है इसको थोड़ा सा पीछे को पुल कर लें। अगर यहाँ पर ब्लड आ रहा हो तो इस साइड के ऊपर इंजेक्शन ना लगाएं। अदर देन दैट ये इंजेक्शंस नर्वस डैमेज भी बहुत ज़्यादा कॉज कर सकते हैं। अगर गलत लगाए जाएं, किसी नर्व में लग जाएं, तो दे कैन कॉज हेल लॉट ऑफ डैमेज। सो मच सो कि आपकी पूरा लिम जो है वो पैरालाइज हो सकता है फॉर लाइफ। अक्सर ऐसे वाकयात होते हैं कि जिसके अंदर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन गलत लगा हो, किसी नॉन टेक्निकल या किसी क्वाक के हाथ का लगा हो, तो दैट कैन कॉज लाइफ लॉन्ग डैमेज। सबकुटेनियस बिलो द स्किन, इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं कि इसमें डिफ्यूजन इज स्लोअर देन आईवी रूट। अब ये बज़ाहिर तो आपको शायद एक डिसएडवांटेज लगे, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि इसका फ़ायदा क्या होता है। जब स्लोअर होती है तो ये ड्रग सस्टेन्ड रिलीज, जो अंग्रेजी में टर्म होती है, उस शक्ल में ये निकलता है। सस्टेन्ड रिलीज से मतलब है कि थोड़ा थोड़ा वक्फे वक्फे के साथ ये बॉडी के अंदर रहता है, एक बिल्कुल ऐसे जैसे आपकी बॉडी के अंदर एक सिस्टम बन गया और वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रग वहां से छोड़ा हो। इसका फायदा ये होता है कि इससे जो ड्रग्स दिए जाते हैं वो लंबे अरसे के लिए आपका थेराप्यूटिक जो आपका गोल है वो अचीव करने के काम कर आते हैं। हिमोलिसिस या थ्रोम्बोसिस का रिस्क भी इसमें कम हो जाता है, क्योंकि आप ये स्किन में लगा रहे हो और स्किन में जो वेसल्स होती हैं वो बहुत माइन्यूट होती हैं, उनमें ब्लीडिंग के या रप्चर होने के ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले बात की, कांस्टेंट स्लो एंड सस्टेन्ड इफेक्ट से प्रोवाइड करता है। डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं कि इसके अंदर भी पेन ज़्यादा होती है। जो लोग इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं, अगर कभी वो गलती से जो इंसुलिन पेन है उसकी जो नीडल है, या इंसुलिन सिरिंज की जो नीडल होती है, वो अगर किसी हेयर फॉलिकल में लगा दें तो दैट कैन कॉज अ लॉट ऑफ पेन, और वहाँ पर फिर स्किन जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होनी शुरू हो जाती है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि आप ज़्यादा वॉल्यूम्स सबकुटेनियसली नहीं लगा सकते, स्किन के ऊपर ब्लेब्स बनने शुरू हो जाते हैं। ब्लेब एक जगह पर उस ड्रग की कलेक्शन होती है और वो फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ वो खुद ही निकल तो जाता है, लेकिन ब्लेब्स कैन बी एक्सट्रीमली पेनफुल। दूसरे जो रूट्स हैं अगर हम उनकी तरफ देखें तो उसमें सबसे पहले इनहेलेशनल रूट आ जाता है। ठीक है, इसमें आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, पल्मोनरी ट्रैक्ट है, वो आपका इन्वॉल्व होता है, और इसमें जो डिफ्यूजन होती है वो आपके लंग्स में ट्रेकिया और ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई वगैरह के थ्रू जब ये चीज़ आपके एल्वियोलाई तक पहुंचती है, तो वहाँ से जो सरफेस मेम्ब्रेन है एल्वियोलाई की, उसके थ्रू डिफ्यूजन होती है इसकी, और वो अल्टीमेटली आपके वेसल्स के अंदर चली जाती है आपके, जिसमें आपकी पल्मोनरी वेन्स और ये बाकी सारे स्ट्रक्चर्स आपके इन्वॉल्व होते हैं। इसका इफेक्ट भी बहुत तेज होता है। इट इज़ इक्वली क्विक एंड इक्वली रैपिड एज इंट्रावीनस रूट। और इसमें मोस्टली जो ड्रग्स हैं वो गैशियस फॉर्म में होती हैं, लिक्विड फॉर्म में आप नहीं दे सकते, सॉलिड फॉर्म में तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते आप। ठीक है, जो ज़्यादातर लोग होते हैं एस्थमा के पेशेंट्स, या जिनको कोई खुदा न खास्ता एलर्जी होती है, या जिनके लंग्स में कोई इशू होता है, उनमें ये रूट सिर्फ इफेक्टिव होता है। दूसरे रूट्स दूसरी डिजीजेस के लिए इसका इतना ज़्यादा रोल नहीं होता इसका। इंट्राथीकल या इंट्रावेंट्रिकुलर की जैसे मैंने बात की, इंट्राथीकली इसको रखते हैं। इसमें आपका फ़ायदा ये है कि आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल रहा है सीरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या सीएसएफ को। ये देखिए, ये एक प्रोसीजर होता है जिसको हम लंबर पंक्चर कहते हैं। इसमें जो आपका नीडल है दैट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्टली इनटू द स्पाइनल कैनाल थ्रू जो आपके ये वर्टिब्रा
और उनके दरमियान जो आपके ये स्पेसेस है वहां से, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि ब्रेन के अंदर अल्लाह पाक ने एक निज़ाम रखा हुआ है जिसको ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। अब इस ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर से बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो पास नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए आपको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर ड्रग्स को डायरेक्टली आपको एडमिनिस्टर करना पड़ता है, जिससे कि आपका ड्रग डिजीजेस लाइक मेनिंजाइटिस वो आपकी क्योर हो सकती हैं। टॉपिकल रूट में आप स्किन के ऊपर कोई भी टॉपिकल ऑइंटमेंट आप जो लगाते हैं, ठीक है, क्रीम लगा ली या जेल लगा लिया, ठीक है, ये उसलिए यूज होता है कि आपको इफेक्ट्स लोकली चाहिए होते हैं। खुदा न खास्ता कोई बर्न किसी का हो गया, स्किन ऊपर से जल गई है, तो उसके ऊपर आपने क्रीम लगा दी। और ज्यादातर इसके अंदर जो है वो ऑयली स्किन ऑइंटमेंट्स जो होती हैं वो यूज होती हैं इसके अंदर। नेक्स्ट जो रूट है दैट इज योर ट्रांसडर्मल रूट, ये जिसको आम जुबान में हम ट्रांसडर्मल पैच भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका फायदा ये है कि इट कॉजेज सस्टेन्ड डिलीवरी ऑफ ड्रग्स। ये पैच जो होता है वो आप बाजू पे लगा ही रखते हैं, और जब तक ये पैच बाजू के ऊपर या किसी भी और एरिया ऑफ द स्किन के ऊपर मौजूद है, इसके अंदर जो भी ड्रग फॉर्मुलेशन मौजूद है ये आपके स्किन के थ्रू पेनिट्रेट होती हुई आपकी बॉडी के अंदर मुसलसल जाती रहेगी, और एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ, एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग जो है वो बॉडी के अंदर मौजूद रहेगा। इसमें और टॉपिकल में ये फर्क है कि टॉपिकल के अंदर आपने सिर्फ एक इंस्टेंस के ऊपर आपने जो भी आपकी डोज है, आई ड्रॉप्स आर ऑल्सो टॉपिकल रूट जी, वो आपने अप्लाई कर दिया और वो उस जगह पर एब्जॉर्ब हो गया एंड दैट्स इट। सस्टेन्ड आपको वहाँ पे ड्रग की सप्लाई की ज़रूरत नहीं है। ऑन दी अदर हैंड इसके अंदर आपको सस्टेन ड्रग की चूंकि सप्लाई की ज़रूरत होती है, इसलिए आप उसको यहाँ पर रखते हैं। निकोटीन पैचेस आपने सुने होंगे कि जो लोग स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं उनको निकोटीन के पैचेस जो हैं वो लगा दिए जाते हैं, इसी तरह के होते हैं वो। अदर देन दैट जो फैमिली प्लानिंग के अंदर ख्वातीन के लिए कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के तौर पर ट्रांसडर्मल पैचेस जो हैं वो भी इस्तेमाल होते हैं ताकि कंसेप्शन जो है वो ना हो। रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन का जहाँ तक ताल्लुक है तो इसके अंदर भी देयर इज अ रिड्यूस्ड चांस ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। रेक्टल ट्रांसमिशन, अगर आप इसकी रेक्टम की एनाटॉमी में जाएं और अगर आप देखें कि यहाँ पर भी एक बहुत रिच फ्लो है ब्लड का, पर्टिकुलरली वीनस और आर्टीरियल सप्लाई दोनों, और थ्रू रेक्टम हम उस ब्लड सप्लाई तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि ड्रग उस ब्लड सप्लाई के अंदर जाकर सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर जो है वो चला जाए। मेन इसका मकसद जो होता है वो रेक्टल ट्रांसमिशन का यही होता है। अदर देन दैट जो जीआई के अंदर हार्श कंडीशंस हैं ये भी उनको अवॉइड करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाता है। कुछ ड्रग्स जो वॉमिटिंग कॉज करवाते हों या पेशेंट अगर अनकॉन्शियस है, ख़ास करके बच्चों के अंदर जो है ये ड्रग जो ये रूट जो है वो यूज़ होता है। स्पेसिफिकली इसके जो सिनारियोज होते हैं वो ज़्यादातर होते हैं जिन लोगों को फिट्स का इशू हो, एपिलेप्टिक फिट्स जिनको आते हो, उसके अंदर ये रूट जो है वो दिया जा सकता है। लेकिन इसका मेन प्रॉब्लम ये है कि दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ इनकम्प्लीट, बिकॉज अगर किसी बंदे का स्फिंक्टर जो है वो उसका रिफ्लेक्स अगर नॉर्मली काम कर रहा है तो इस रूट को एक्सेस करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इसमें जो भी कोई ड्रग आप इस रूट के थ्रू देने की कोशिश करते हैं तो जो रेक्टल स्फिंक्टर्स हैं उनके थ्रू कोई भी चीज़ मतलब इनटू द रेक्टम इंसर्ट करना इट्स डिफ़िकल्ट। एक फिजियोलॉजिकल एक नॉर्मल रिस्पॉन्स यही होता है कि थ्रू रेक्टम आप स्फिंक्टर्स की मदद से उसको पुश आउट करते हैं, इसीलिए दिस रूट इज़ मोस्टली इनकम्प्लीट। और अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो कि रेक्टल म्यूकोजा को इरिटेट कर दे या उसको वहाँ पर एलर्जी कॉज कर दे, तो फिर तो दिस थिंग कैन गेट not only painful for the patient but it can also become dangerous as well. That's it with the roots of administration. I hope कि this was good enough और आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी. Please leave any questions in the comments below and I'm looking forward कि आपको इस लेक्चर का फ़ायदा होगा. Thank you very much. अल्लाह हाफिज़.